नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग बोलना चाहूँगा आपको मैं उज़्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद से। और मेरा यहाँ सेकंड लास्ट डे है। टैक्सी बुक की है मैंने। एक अंकल मिले थे एयरपोर्ट पे, अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी हो। उनका बेचारे का कार्ड नहीं चल रहा है, तो उनको पैसे देने जा रहा हूँ। उनकी होटल वगैरह की पेमेंट कर दूँगा। ये अंकल का होटल है या हॉस्टल है, सेंट्रल हॉस्टल नाम है इसका। वही रेट यहाँ भी है। हाँ जी दोस्तों, हो गया, मिल लिया अंकल से। उनको पैसे वैसे देने थे, वो सब काम हो गया। किसी की मदद करके मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है भाई। फंस गए थे, उनके पास ज़्यादा कैश था नहीं, और अभी 1 हफ्ते रहना है उन्हें। चलिए, अपना गुणगान करना सही नहीं है। अब जा रहा हूँ मेट्रो स्टेशन, फिर वहाँ से जाऊँगा आमिर तैमूर स्क्वायर, फिर वहाँ से जाऊँगा वो एरिया पूरा वॉक करके लाल बहादुर शास्त्री के मॉन्यूमेंट पे। आपको कुछ चीज़ें बतानी है आज। पेड़ लड़ रहा है बात। बाकी ये मेरे पीछे इंटरपोल का ऑफिस है, इंटरनेशनल पुलिस, समझ ही गए होंगे लोग। इधर वो सामने मेट्रो स्टेशन है अंडर। दोस्तों, सड़क पे पैदल चलो तो गाड़ी रुक जाए बड़ी बड़ी तो कितना अच्छा लगता है। एक दिन हमारे देश में भी काश ये हो, लोग पैदल पेडेस्ट्रियंस को राइट ऑफ वे दें। ये फ़िलहाल ऐसी जगह है, इधर ही मेट्रो स्टेशन है नीचे। यहाँ कहीं बाहर लिखा नहीं रहता है, बस स्टेशन का नाम लिखा रहेगा, कोसोमनाव ऑल्टर। और ये फिज़िकली हैंडीकैप। देखिए दोस्तों, ऐसा स्टेशन है। यहाँ मैं पहले भी आ चुका हूँ, मतलब पिछली ट्रिप पे। देख के ही लग रहा है जाना पहचाना। और अभी मैंने वो टोकन स्कैन किया, मशीन खुली नहीं, मैं आगे बढ़ गया भाई, लग गई था इस पे। मस्त है भाई, ये स्टेशन मस्त है। भाई ऐसे ऐसे तो मेट्रो स्टेशंस हैं। क्या खूबसूरत सा डिज़ाइन है। एक ग्लास देख रहे हो दोस्तों, गजब है भाई। से रेड लाइन पे जाना है दोस्तों। कल आया था मैं स्टेशन पे, अली शर्नवोई ऐसा स्टेशन है। पिछले व्लॉग में भी यहीं था मैं। खतरनाक भीड़ हो रखी है भाई। यहाँ भी देखिए, मुझे आमिर तैमूर पे जाना है, राइट साइड। बहुत भीड़ है भाई। बंद हो जाएगा गेट। फाइनली पहुंच गया दोस्तों आमिर तैमूर स्क्वायर मेट्रो स्टेशन। इसके ऊपर ही है आमिर तैमूर का स्क्वायर, मूर्ति लगी है। बढ़िया एरिया है वॉक करने के लिए। चलिए चलते हैं वहाँ पे। मैं गेट नंबर 1 की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ पे टिकट डिग्री मिली है लोगों को आज। 1 नंबर गेट किधर है दोस्तों? अगर मैं आपसे बोलूँ कि पूरी सोवियत यूनियन या फिर सेंट्रल एशिया का ये सबसे इम्पोर्टेंट होटल है, तो आपको कैसा लगेगा? बढ़िया ही लगना चाहिए। फ़िलहाल बात है 1950 और 60 की। सोवियत यूनियन में
स्टालिन की डेथ के बाद फॉरेन टूरिज़्म के लिए अपने दरवाज़े खोले। उसी के दौरान इस होटल को बनाया गया। सोवियत ईस्ट देखने आते थे लोग यहाँ पे, जो कि मैं आज देख रहा हूँ। सोवियत ईस्ट तो नहीं बोलते इसको, लेकिन हाँ वैसे देखा जाए तो मेन रशिया के ईस्ट में ही है ये होटल है भाई। दोस्तों इनिशियली 20 मंजिल की 20 बहुमंजिला इमारत थी ये होटल की बिल्डिंग। फिर 1966 में एक बहुत ख़तरनाक अर्थक्वेक आता है दुनिया के इस पार्ट में। फिर इसको 17 फ्लोर किया गया, एक स्टडियर डिज़ाइन बनाया गया। किसी को ना विश्वास हो तो वो गिन सकता है, मैं नहीं गिन रहा हूँ भाई। हैवी ड्राइवर्स हैं यहाँ पे, गाड़ी बहुत तेज़ भगाते हैं। दोस्तों 17 फ्लोर्स का स्टील स्ट्रक्चर बनाया गया। फिर इसको 3 सेमी इंडिपेंडेंट सेक्शंस हैं इसके मिड राइज पार्ट में। 2 लेवल एनेक्स सी, 450 सीट का रेस्टोरेंट, 250 सीटर कैफ़े, 40 सीट एक्सप्रेस कैफ़े, 100 सीट का बैंक्वेट हॉल है। होटल ने 1974 में अपने डोर्स खोले। 950 रूम्स हैं इसमें, जिसमें से 750 स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर के हैं। सन शेड कंक्रीट लैटिस। ये धूप आ रही है और इतना अच्छा लग रहा है ना, क्या बताऊं भाई। कल तो ठंड से, कल परसों उसके पहले वाले दिन, आज ये धूप, मतलब मज़ा आ गया। खैर फिर सन 1990 से लेके 2010 के बीच में इसके काफ़ी रेनोवेशंस हुए। होटल ने थोड़ा सा अपना चार्म खो दिया, लेकिन आज भी ये एक मार्वल तो है मेरे लिए और आप सबके लिए। जो भी उज़्बेकिस्तान आता है ये होटल देखता है। सामने आमिर तैमूर स्क्वायर है और इधर ये है। और पीछे जाएंगे आप तो लाल बहादुर शास्त्री का एक मॉन्यूमेंट है, स्मारक है, मूर्ति लगी है, वहाँ भी जाऊँगा। पर वहाँ जाने से पहले कुछ फूल ख़रीदना चाहूँगा मैं, इसके लिए आमिर तैमूर स्क्वायर की तरफ चलेंगे। ये थी छोटी सी इस होटल की कहानी। दोस्तों अब जा रहा हूँ आमिर तैमूर स्क्वायर की तरफ। पूरा व्लॉग बना लिया। उसके बाद जब एक फ़ोटो खींच रहा था तब एक सिक्योरिटी वाला आके कह रहा है नो फ़ोटो। मैंने कहा वीडियो इज़ ओके। कहता है हाँ। ये लॉजिक के बाहर है, तर्क विरोधी बात है, लेकिन मैंने कहा ठीक है भाई, नहीं खींचूँगा। बाकी होटल मस्त है, चलिए चलते हैं। इधर मेट्रो स्टेशन है। आ गए दोस्तों हम लोग स्क्वायर की तरफ। पीछे मेरे होटल का बैकड्रॉप हल्का हल्का आ रहा है। आमिर तैमूर के बारे में अब आपको मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ। बाबर के वंशज थे ये। बाकी उधर मूर्ति दिख रही है, वो दिखा के। ये बच्चा भागते हुए जा रहा है इस आदमी की तरफ। ये आदमी बाबर का ग्रेट 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 ग्रैंडफादर है। ये ना होता तो मुगल्स ना होते, कितना अलग होता हमारा देश। चलिए बात करते हैं इसके बारे में 1 मिनट। तो दोस्तों मैं अभी ताशकंद के सेंटर में खड़ा हूँ, आमिर तैमूर स्क्वायर। और आप मेरे पीछे देख रहे हो आमिर तैमूर का स्टैचू। आमिर तैमूर का ये बहुत ही आइकॉनिक स्टैचू है। आमिर तैमूर यानी कि तैमूर द लेम 14th सेंचुरी के एक बहुत ही पावरफुल कॉन्करर थे। उन्होंने सेंट्रल एशिया से लेके इंडिया तक और टर्की तक अपना एम्पायर फैला दिया। हो सकता है कि आपने इस एम्पायर के बारे में ना सुना हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ। दोस्तों 1991 में सोवियत यूनियन टूटा और ये जो देश बने अलग अलग, उनमें से एक उज़्बेकिस्तान। 2 साल बाद यहाँ पे स्टैचू बनाया गया और वो पीछे होटल जहाँ पे और आगे चलते हैं। सामने ये रोड क्रॉस करके उस तरफ स्ट्रीट फूड की मार्केट है, नॉर्मल मार्केट भी है। पिछली बार वहाँ पे मैंने फलाफल वगैरह खाया था। जिसको नहीं पता, मैं पहले आ चुका हूँ ताशकंद उज़्बेकिस्तान। इस बार क्यों आया हूँ आपको आगे पता चलेगा, अभी बता दूँगा तो
मज़ा नहीं आएगा। ये बच्चे कूद रहे हैं उस मूर्ति पे। दोस्तों ये जो पूरा स्क्वायर आपको दिख रहा है, सोवियत यूनियन के टाइम पे इसको लेनिन स्क्वायर बोलते थे, लेकिन उज़्बेकिस्तान के इंडिपेंडेंस के बाद इस जगह को डेडिकेट किया गया आमिर तैमूर के नाम को, जिनको यहाँ का नेशनल हीरो भी माना जाता है। उनकी एक फेमस लाइन ये है, जस्टिस इज़ द फाउंडेशन ऑफ द स्टेट। ऑनेस्टली दोस्तों यहाँ के एक अलग ही वाइब और एनर्जी फील हुई। ये था थोड़ा सा हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। अब यहाँ से चलूँगा थोड़ी देर में अगले स्पॉट पे। दोस्तों इस तरफ मैं आया था एक बुके लेने के लिए, या कोई फूल ही मिल जाए, क्योंकि आज का मेरा मेन मकसद ये तैमूर फेमूर नहीं है। हमें तो भाई अपने लाल बहादुर शास्त्री के मॉन्यूमेंट पे जाना था, मैं क्यों झूठ बोलूं। तो चलिए, अभी पीछे से एक ग्रुप गया यहाँ का कज़ाकिस्तान का, उन लोगों ने नमस्ते बोला, मैंने भी सलाम बोल दिया, वो भी खुश मैं भी खुश। चलिए सामने चलते हैं। वो जो बच्चे जा रहे हैं और एक बड़ा आदमी, भाई सामने ही जाना है। दोस्तों यहाँ आधा किलो या फिर 750 ग्राम का तो एक प्याज होगा। वो है सामने तैमूर स्क्वायर, आमिर तैमूर स्क्वायर। उस दुकान पे खाया था मैं पिछली बार, वही यार टेस्ट था। बिल्कुल नहीं खाऊंगा इस बारी। देखिए पूरा ऐसा एरिया है दोस्तों, इधर से भी इधर से भी। अब आपको हम लोग अपन थोड़ी हिस्ट्री और बता दें। उज़्बेकिस्तान काफ़ी रिच और डाइवर्स कंट्री है। आपको यहाँ पे लोगों के कपड़े, रहन सहन पता चल ही गया होगा, कल्चर दिख ही रहा है। कई एंशिएंट सिविलाइजेशंस और पावरफुल एम्पायर्स रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये सिल्क रूट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोकेशन थी सिल्क रूट की। थोड़ी सी एंशिएंट पीरियड की बात कर लेते हैं। बिफोर 6th सेंचुरी BC ये रीजन कम्प्लीटली इनहेबिटेड था एंशिएंट सिविलाइजेशंस, सोगाडियंस, बैक्ट्रियंस और ख्वारे निज़ामियंस के द्वारा। और पर्शियन आर्किमेडियन रूल में भी था उसके अंडर 6 से 4th सेंचुरी BC में। अलेक्जेंडर द ग्रेट इस एरिया में आया 4th सेंचुरी BC में, जिसके साथ ही आया ग्रीक इन्फ्लुएंस समरकंद जैसे शहरों में। 4th to 8th सेंचुरी की थोड़ी सी बात करें तो सिल्क रोड और सोंगाडियन एरा का समय था। सिल्क रोड बोस्टेड द ट्रेड बिटवीन चाइना, पर्शिया एंड द मेडिटरेनियन। सिल्क रूट का अपने आज नहीं तो कभी ना कभी ज़िक्र सुना ही होगा किसी के द्वारा। सोगाडियंस प्रोमिनेंट ट्रेडर्स थे और कल्चरल मेडिटेटर्स थे अलोंग द सिल्क रूट। बुद्धिज़्म, ज़ोरास्ट्रियनिज़्म, जिससे मान सकते हैं कि हिंदुज़्म निकला है, बहुत पुराना धर्म है, उसके बारे में कभी बाद में, और इस्लाम भी यहीं पे स्प्रेड हुआ। दोस्तों 8th to 13th सेंचुरी इस्लाम और पर्शियन रूल रहा उस समय यहाँ पे। अरब कॉन्क्वेर्स आए 8th सेंचुरी में, उन्होंने इस्लाम यहाँ पे फैलाया और बाकी रिलीजन्स पीछे होते गए और इस्लाम ज़ोरों शोरों से स्प्रेड होने लगा। पर्शियन डायनेस्टी समानिड्स 9वीं और 10वीं शताब्दी में यहाँ पे रही। बुखारा जैसे शहरों को इस्लामिक सेंटर बनाया, कल्चर बनाया, और बहुत सारे स्कॉलर्स, इब्न सिना जिनको कि अभी सेना भी बोलते हैं, और अल बुरूनी इमर्ज हुए। इसकी दुकान बढ़िया लग रही है वैसे, ऐसी दुकानें दिखेंगी आपको। खैर दोस्तों, अब मुग़ल इन्वेजन और तिमूरिद एम्पायर, जिसके राजा का पीछे स्टैचू था, 13 से 15 सेंचुरी में बोलबाला रहा यहाँ पे। मुग़ल चंगेज़ खान द्वारा 13 सेंचुरी में मुग़लों ने इन्वेड किया। चंगेज़ खान जिसका लीडर था, तिमूर इस्टेब्लिश करा उन्होंने तिमूर एम्पायर, तिमूरिद एम्पायर, जो भी बोलना चाहें आप। समरकंद कल्चरल और आर्किटेक्चर सेंटर था। बढ़िया शोरूम है यार। समरकंद कल्चरल और आर्किटेक्चर सेंटर था। वो लोग बेग ने साइंस और एस्ट्रोनॉमी में अपनी भागीदारी दी। यहाँ पे लोग अपना आर्ट प्रेजेंट कर रहे हैं लोगों के सामने। अब हम
16वीं से 19वीं सदी में आ जाते हैं। ये रेलगाड़ी चल रही है, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। वेरी नाइस। उज़्बेक खनातीस और रशियन कॉन्क्वेस्ट हुए 16 to 19 सेंचुरी में। उज़्बेक ट्राइब्स बुखारा, खीवा, कोकन में 16 सेंचुरी में आए। खनातीस बहुत शक्तिशाली थे पर आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स में उलझे रहते थे, जिसका फ़ायदा और लोग उठाते थे। रशियन एम्पायर ग्रेजुअली इन सब एरियाज़ को कब्ज़ा कर लेता है और 19वीं सदी में रशियन तुर्किस्तान बना देता है इसको। फिर दोस्तों 1924 से लेके 1991 तक सोवियत रूल रहा। और ये भाई क्या पेंटिंग है यार, रुको बताता हूँ अभी सोवियत रूल के बारे में। यहाँ से थंबनेल भी निकाल सकता हूँ मैं। ये देखिए कितना मस्त लग रहा है, छोटी से बड़ी पेंटिंग। इधर भी वही है। दोस्तों सोवियत रूल के बारे में बात कर लेते हैं। रशियन रेवोल्यूशन के बाद उज़्बेकिस्तान सोवियत यूनियन का हिस्सा बन जाता है। सोवियट्स ने इंडस्ट्रियलाइजेशन लाया बट उज़्बेक की आइडेंटिटी को सप्रेस किया और इस्लामिक ट्रेडिशंस को भी। I really like this place with all these paintings. सोवियत यूनियन के दौरान कॉटन इंडस्ट्री काफ़ी बढ़ी, लेकिन फोर्स्ड लेबर और एनवायरमेंटल इश्यूज़ जैसे कि आरएल सी डिज़ास्टर, पूरा एक समंदर ही गायब हो चुका है आज की डेट में, हुआ। इंडिपेंडेंस और मॉडर्न उज़्बेकिस्तान 1991 से प्रेजेंट की बातें होंगी अब चंद सेकंड्स या मिनट में। यहाँ के पुराने सिक्के, पासपोर्ट है क्या पुराना। दोस्तों वो पीछे पासपोर्ट था और ये सिगरेट के पैकेट्स हैं पुराने। काफ़ी इंटरेस्टिंग है भाई। आर्मेनिया में भी देखा है मैंने पुराना पासपोर्ट बेचते हुए, टर्की में भी देखा है एक्सपायर्ड। पता नहीं असली होता है कि नकली। दोस्तों एक ज़माने में ये ताशकंद का सबसे बड़ा और सबसे लग्जूरियस रेस्टोरेंट हुआ करता था। इसका नाम है ज़राफ़शान। अब यहाँ पे अलग अलग ऐसे छोटे छोटे आउटलेट्स बन गए हैं। स्ट्रक्चर भी काफ़ी रेनोवेट हो गया, बाकी पहले जैसा कुछ बचा नहीं है इसमें। 1950 में यूएसएसआर ताशकंद को कैपिटल सिटी बनाने जा रही थी, सोच रही थी सोवियत ओरिएंट का, सोवियत यूनियन का नहीं, सोवियत ओरिएंट का। सारे बड़े बड़े लीडर्स यहाँ खाना पीना खाते थे। कैपिटल बनने से टूरिस्ट आने लगे और भी लोग आने लगे। नया बना ताशकंद होटल 1956 में, ताशकंद एयरपोर्ट 1955 और बखोर रेस्टोरेंट 1958 में सिटी सेंटर में स्टार्ट हुआ। 1959 में काफ़ी रेस्टोरेंट्स होने लगे, विजिटर्स और लोकल्स के लिए भी। आर्किटेक्ट व्लादिमीर स्पाइवैक थे इस रेस्टोरेंट के। बस इतना काफ़ी है और क्या ही बताऊं। दोस्तों सोवियत ओरिएंट शब्द आया था अभी एक ज़िक्र में, इसको कैपिटल बनाने की बात हो रही थी, तो मैं आपको बता दूं सोवियत ओरिएंट ईस्टर्न सोवियत कंट्रीज़ या फिर जहाँ पे इस्लाम स्प्रेड था वहाँ उस एरियाज़ को बोला जाता था। बाद में सबको सोवियत यूनियन में ही मर्ज कर लिया गया। दोस्तों ये रेस्टोरेंट वाली बिल्डिंग देख ही लेते हैं। निकल रहा हूँ यहाँ से बस 2 मिनट में। इसके बाद एक गाड़ियों के म्यूज़ियम में जाऊँगा। क्या नाम है, ताशकंद पॉलीटेक्निक म्यूज़ियम। इधर तो रेस्टोरेंट ही है बस, और कुछ है नहीं जाने लायक। लोग बैठे हैं खा रहे हैं। चलिए चलें, अभी बताता हूँ आपको मैं थोड़ी देर में सोवियत यूनियन के बारे में, मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ की, पोस्ट सोवियत यूनियन। ऊपर लिखा है ज़राफ़शान रेस्टोरेंट।
काफ़ी बड़ा एरिया है वैसे वहाँ से लेके यहाँ तक। मॉस्को आइसक्रीम, रशिया भी जाना है एक दिन। हेलो, हाय कर रहा है भाई। ये यहाँ का च्युइंगम है, पानी लिया उसके बाद चेंज नहीं था। तो ये पिज़्ज़ेरिया भी जगह जगह है भाई, रोड क्रॉस करनी है। दोस्तों हो सकता है हमारे देश में, हिंदुस्तान में कई बुराइयाँ हों, लेकिन जो MRP वहाँ लिखा रहता है ना प्रोडक्ट्स पे, वो बेस्ट है भाई। शायद ही मुझे नेपाल में दिखा है और श्रीलंका में, और कहीं लिखा ही नहीं रहता है। यही बॉटल, ये वाली कल मैंने ली थी, 2 आई थी 11,000 में, और आज उसने दी 7,000 की एक। ये MRP रहता तो सही रहता। 10,065 रुपये होते हैं, 66, तो ये हो गई 55 57। इधर मॉल है बाकायदा, काफ़ी बड़ा सा मॉल है, और इधर भी बन रहा है। टॉम फोर्ड लैकोस्ट, सैवडो, मरकाजी। मुझे हल्की फुल्की रशियन आती है, मैंने एक बार सीखने की कोशिश भी करी थी, फिर टच में नहीं रहा, फिर भूल गया। वैसे अगर आपको किसी को बताना हो अपना नाम, मेनिया ज़ाबूत अर्श, जो भी आपका नाम है। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. आर्ट म्यूज़ियम में ही शायद जा रहा हूँ मैं, और उसका नाम पॉलीटेक्निक है यहाँ। शायद यही है दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखा है, लंडनिंग। ये अलग अलग जगहों की दूरियाँ लिखी हैं, पता नहीं भाई, कुछ इंग्लिश में ये लोग लिखते कहाँ हैं। यही है दोस्तों म्यूज़ियम, लेट्स गो इनसाइड। ये है दोस्तों म्यूज़ियम का टिकट काउंटर। इधर है म्यूज़ियम। क्या म्यूज़ियम है दोस्तों, सही जगह आ गया भाई मैं। फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी सब कुछ अलाउड है यहाँ पे। 25,000 की टिकट है भाई साहब। ऐसा एक म्यूज़ियम हमारे यहाँ इंडिया में भी है, कोयम्बटूर में, ऑटोमोबाइल का, नाम नहीं याद है मुझे। ओ भाई, ये कैसा ट्रैक्टर है। ये इसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। अगर आपको उज़्बेकी और रशियन आती है तो उधर, बाकी ऐसा ट्रैक्टर है। पहिए का कोई वही नहीं है। 100 साल पुराना ट्रैक्टर है ये। और ये जीप, काफ़ी वेल मेंटेन्ड गाड़ियाँ रखी हैं यहाँ पे। आई वुड रिकमेंड दिस म्यूज़ियम टू एवरीवन। देखा आपने क्या गाड़ी है। इधर 3 सीटें हैं, इधर भी है, इधर भी 2 सीट। 6 सीटर कार। ये तो वाई सिटी में ऐसी गाड़ी थी भाई, तगड़ा मॉडल है। इंजीनियर लोग हैं, इसके बारे में लिखा है। अभी टाइम नहीं है पढ़ने का। मस्त है भाई ये म्यूज़ियम, ज़रूर आओ आप। इधर भी थोड़ी बहुत जानकारी दी हुई है दोस्तों। ये तब की ट्रैम, बसेस, सब कुछ बनाया है।
पता नहीं कौन सा शहर है ये। अच्छा ताशकंद, ये 1957 का। ये पता नहीं कौन सी कंपनी है। रोल्स रॉयस का सिंबल है उसी की तरह, TA3। पता नहीं महारानी का चैरियट लग रहा है ये वाला, और ये सेनापति का। व्हील की हिस्ट्री समझाई गई है यहाँ पे, बट दिस डज नॉट मेक दैट मच ऑफ अ सेंस। तो पता नहीं है खेतों में चलाने के लिए था या क्या था, तो पता नहीं भाई, पता नहीं क्या ही बोलूँगा। मुझे थोड़ा बहुत अजीब लग रहा है ये। ऊपर भी इधर मॉडर्न कार्स हैं, मैलिबू, शेवरले। इंडिया में भी थी ये कंपनी लेकिन चली गई। ये क्या ही दिखाऊं ये सब मैं। गाड़ियों में वैसे मुझे कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये पुरानी गाड़ियों ने तो अच्छा मदद। ये गाड़ी खरीद के लाई गई और यहीं खड़ी कर दी गई। वाह भाई, 2023 मॉडल है ये इस पे लिखा हुआ है। 20 किलोमीटर का एवरेज है इसका। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है गडीच, उज़्बेकिस्तान। आज ये बड़े ज़माने बाद देखा ये मिस्त्री वाला। पता नहीं इसको बोलते क्या है इंडिया में या यहाँ भी, बस देख के पहचान गया मैं। What the hell is this thing man? 3D। वाह भाई, पैसे तो खर्च किए हैं जिसने भी। ये सब किडनैपिंग वैन्स उज़्बेकिस्तान की। बस हो गया, समाप्ति है। थोड़ा इधर उधर देख लेते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो आपको फिर से दिखा दूंगा। फैक्ट्रीज़ और हाईवेज़ का वो दिखाया है लेआउट। साइन किया है भाई इसमें कोई। मैटिस, ये इंडिया में भी थी पहले, बहुत छोटा था मैंने नाम सुना है। पता नहीं किसने साइन किया। द फर्स्ट स्पार्क कार ऑफ उज़्बेक प्रोडक्शन। अच्छा, पहली गाड़ी है ये, पहली और चल भी नहीं पाई। खैर मैं ये दिखाने लाया था दोस्तों आपको, द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इन दिस म्यूज़ियम। इंजन मज़ेदार है भाई, मज़ेदार सीन है यहाँ का। एक एक पार्ट इधर से भी देख लो। अगेन समथिंग इंटरेस्टिंग। दोस्तों जब मैं स्कूल में था, छोटा था, तो गाड़ियों में बहुत इंटरेस्ट था। एक शो भी आता था, कार की पूरी प्रोडक्शन लाइन दिखाते थे वो लोग। तो अगर कोई बच्चा देख रहा है, हेलो भाई, देख लो, तुम्हारे काम की चीज़ है बच्चों। बचपन में बड़ा इंटरेस्ट आता है ये इंजन कैसा, क्या 4 स्ट्रोक 6 स्ट्रोक। चलिए अब चले यहाँ से, बिफोर दिस प्लेस गेट्स। बुक कर ली है मैंने। अब शास्त्री जी के मॉन्यूमेंट पे जा रहे हैं। पूरी स्ट्रीट जो है शास्त्री स्ट्रीट के नाम से है। हो गई गाड़ी बुक, 3 मिनट में आ रहा है। फूल कहीं मिले नहीं भाई, उधर देखेंगे। बाकी टैक्सी तो खैर मुझे वहीं उतार देगी। चलो कोई नहीं। फूल यहाँ लगे हैं बाहर, तोड़ना सही नहीं रहेगा। आ रही है टैक्सी वाली, लेट्स गो दैट साइड। और दोस्तों हमारे यहाँ जैसे इंडिया में कोई भी इधर आता तो ऐसे आगे से घूम के नहीं आता, जैसे ये आ रहा है, इधर सामने से ही गया है वो। हर बंदा यहाँ से यू टर्न ले लेता, पर यहाँ पे रूल तो रूल है भाई। एक चीज़ तो है, यहाँ रूल बांधते हैं लोग। How could I know it would be goodbye, my love? When did the close of forever come, my love? All I recall was a stare that was vacant and cold. Where did the spark go, the warmth that once stole my soul? दोस्तों ये है शास्त्री स्ट्रीट। उधर गया हूँ टैक्सी से, और ये पार्क उन्हीं के नाम पे है।
स्टैचू नहीं दिख रहा है, देखता हूँ कहीं। वो सामने है दोस्तों, भीड़ है वहाँ पे, कुछ लोग भी बैठे हैं। एक भी बुके या फ्लावर की नई शॉप मिली, चलो चले वहाँ पर। इंडियन टूरिस्ट भी है वहाँ। दोस्तों शास्त्री जी के स्टैचू के पास काफ़ी फूल माला ऑलरेडी पड़े हैं। हैप्पी टू सी इट लाइक दिस। दोस्तों आपको ये जो स्टैचू दिख रहा है, यही है लाल बहादुर शास्त्री का। इनकी काफ़ी रहस्यमयी स्थिति में यहाँ पे डेथ हो गई। वो देखिए सामने शास्त्री स्ट्रीट। दोस्तों मैं हूँ अभी ताशकंद की इंडियंस से सबसे ज़्यादा लगाव वाली जगह, शास्त्री जी के मॉन्यूमेंट के पास। 1966 में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का रहस्य भरा निधन हुआ है। कैसी यादगार जगह है, जहाँ से पीछे और इंडियंस जा रहे हैं। शास्त्री जी अपनी सिंप्लिसिटी और ऑनेस्टी के लिए जाने जाते थे। आज भी उनका नाम लेके कुछ लोगों के चेहरे पे मुस्कान। एक ऐसे प्रदेश के बीच में आके प्रधानमंत्री की डेथ हो जाना कोई मामूली बात तो है नहीं। लोग फ़ोटो खिंचा लें, फिर बताता हूँ। दोस्तों शास्त्री जी ने ताशकंद एग्रीमेंट साइन किया था इसी के आसपास, और सिर्फ कुछ घंटों के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उस मौत का सवाल का जवाब कि कैसे हुई, लोग आज भी ढूंढ रहे हैं। कई मूवी भी बनी, मैंने भी एक मूवी देखी थी दोस्तों। ना पोस्टमार्टम हुआ, ना कोई ढंग से इन्वेस्टिगेशन हुई। जल्दी में ये कह दिया गया कि उनकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई। एक बहुत ही गंभीर विषय है। यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान में जब युद्ध ख़त्म हुआ था तब आए थे वो एग्रीमेंट। युद्ध ख़त्म नहीं हुआ था, युद्ध की संधि के लिए आए थे। शास्त्री जी एक छोटे कद के इंसान थे, लेकिन उनका देश के लिए प्यार जज्बा आज भी हर भारतीय के दिल में है। और यहाँ पे 2006 में मनमोहन सिंह जी हमारे तब के प्रधानमंत्री भी आ चुके हैं। बाकी ये ऐसी जगह है, इतने अच्छे से डेकोरेट करके रखा है मुझे काफ़ी। ताशकंद सिर्फ एक विदेश का शहर नहीं है, एक राजधानी नहीं है, हमारे इंडियंस के हिस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है इस इंसिडेंट की वजह से, जो कि अवॉइडेबल था। दोस्तों निकल लिया हूँ स्मारक से। गूगल मैप पे आप डालोगे तो आ जाएगा। आमिर तैमूर स्क्वायर के 1.5 किलोमीटर के रेडियस में ही है। जा रहा हूँ पैदल वापस 2 किलोमीटर। कुछ रास्ते में खाने पीने का या कुछ इंटरेस्टिंग दिखेगा तो फिर से रूबरू हो जाएंगे। देखिए यहाँ काम चल रहा है पूरा, इसको तोड़ रहे हैं भाई, पता नहीं क्या। यहाँ पे फूल मिल रहे हैं। अब जब निकल गया मैं तो अब दुकान दिखेगी भाई, यही होता है। अब वापस मैं जाना नहीं चाहता हूँ इधर। चलिए ये अगली बार के लिए रह जाएगा। एक और बुके की शॉप आ गई। अभी आपको मैं सोवियत यूनियन का जब टाइम ख़त्म हुआ उसके बाद का बताता हूँ। दोस्तों उज़्बेकिस्तान ने USSR से 31 अगस्त 1991 को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी। इस्लाम करीमोव 91 से लेके 2016 तक रूल करते हैं। आप सोच सकते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई उन्होंने। 2016 के बाद से शवकाट मिज़्योकिनोव ने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, फॉरेन रिलेशंस बेहतर किए और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ अच्छी की। आज उज़्बेकिस्तान मॉडर्नाइजेशन की तरफ अग्रसर है। आप देख ही सकते हो डोमिनोज ये सब रेस्टोरेंट्स वगैरह। ये रेस्टोरेंट भी अच्छा लग रहा है ये वाला। खैर यहाँ देखते हैं कुछ वेज है क्या। नहीं है भाई वेज। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स USSR 1922 से लेकर 91 तक रहा। 20वीं सदी में विश्व की पॉलिटिक्स में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। हम थोड़ा सी बात करेंगे USSR के फॉर्मेशन की। 1917 से 22 के बीच का ये पीरियड था। रशियन रेवोल्यूशन होता है, ओवरथ्रो सार निकोलस II को करता है ये रशियन रेवोल्यूशन। फिर उसके बाद बोल्शेविक्स की सेना
led by Vladimir Lenin took power in October revolution. फिर एक सिविल वॉर होती है दोस्तों 1918 से लेके 21 तक. उसके बाद रेड आर्मी कम्युनिस्ट और वाइट आर्मी एंटी कम्युनिस्ट के बीच में. कहाँ आ गए? ऊपर मुझे उज़्बेकिस्तान गॉट टैलेंट का बोर्ड दिख रहा है दोस्तों. फिर आता है लेनिन और स्टालिन का एरा 1922 से लेके 1953 तक. 1922 से 24 लेनिन का रोल रहा. काफ़ी नई इकोनॉमिक पॉलिसीज़ लाई उन्होंने. लिमिटेड कैपिटलिज्म हुआ उस दौरान और 1924 में लेनिन की मौत हो जाती है. फिर पावर स्ट्रगल होता है. 1924 में स्टालिन आते हैं 1953 तक. ही बिकेम अ लीडर विद एन आयरन फिस्ट. काफ़ी मजबूत माना जाता है उनको. 5 ईयर इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लान्स लाए उन्होंने. यूएसएसआर काफ़ी रैपिडली ग्रो हुआ लेकिन उससे मास सफरिंग भी हुई. एक कलेक्टिवलाइजेशन लाया उन्होंने जिससे एग्रीकल्चर इतना हुआ कि फेमाइन आ गया. होडोमन्स और यूक्रेन में हुआ 1932 से लेके 33 तक. 1936 से लेके 38 तक स्टालिन ने काफ़ी पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को एग्जीक्यूट करवाया. इम्प्रिजन द ग्रेट प्लर्ज बोलते हैं इस पीरियड को जब स्टालिन ने लोगों को एग्जीक्यूट और इम्प्रिजन करवाया. आज पहली बार बाइक देख रहा हूँ मैं यहाँ पे. फिर दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम आता है 1939 से लेके 1945 तक. यूएसएसआर ने इनिशियली मोलोटोव रिबेंट्रॉप पैक्ट साइन करा था नाज़ी जर्मनी के साथ. बट उसके बाद एलाइज को ज्वाइन किया हिटलर के इन्वेजन के बाद 1941 में. उसके बाद या फिर उसी दौरान बैटल ऑफ स्टालिनग्राड हुई. स्टालिनग्राड 1942 से लेकर 3 तक हुई. टर्निंग पॉइंट था. सोवियत की जीत होती है जर्मनी के खिलाफ, नाज़ीज़ के खिलाफ 1945 में. अब दोस्तों कोल्ड वॉर की बात कर लेते हैं आपको ये एरिया दिखाते हुए. 1945 से लेकर 1991 तक कोल्ड वॉर होती है और सोवियत का पूरा एक्सपेंशन. यूएसएसआर ने ईस्टर्न यूरोप को कैप्चर कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया. कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स पोलैंड, ईस्ट जर्मनी, हंगरी में हुई. बर्लिन वॉल आपको सबको पता ही होगा. फिर दोस्तों कोल्ड वॉर 1947 से लेकर 1991 तक हुई यूएसएसआर और यूएसए के बीच में. आयरन कल्चर डिवाइड किया यूरोप को, कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट. अब बात करते हैं ख्रुश्चेव्स एरा की. स्टालिन की डेथ के बाद निकिता ख्रुश्चेव ने डीस्टालिनाइजेशन स्टार्ट किया. स्पेस रेस चालू होती है. यूएसएसआर ने स्पुतनिक भेजा 1957 में. यूरी गागारिन 1961 में फर्स्ट मैन इन स्पेस. फिर उसके बाद 1962 का क्यूबन मिसाइल क्राइसिस यूएसए और यूएसएसआर को एक जंग के बहुत नज़दीक ले आता है. बाकी अभी का भी आपको उज़्बेकिस्तान दिख ही रहा है ये भी. फिर 1964 में ब्रेशनेव एरा स्टार्ट होता है 1982 तक. लिनॉइड ब्रेशनेव एक स्टैग्नेशन का पीरियड ले आते हैं देश में. यूएसएसआर ने सारी अपराइजिंग्स जिसको हम लोग हिंदी में चेचेनिया बोलते हैं, शेजोकोलाविया और हंगरी 1968 और 56 में रिस्पेक्टिवली क्रश किए. फिर अफ़गान वॉर होती है 1979 से लेकर 89 तक. सोवियत रिसोर्सेज और मोराल दोनों बहुत डाउन कर दिया उसने. क्या खूब दोस्तों. अफ़गान वॉर के बाद गोर्बाचेव्स रिफॉर्म की बात कर लेते हैं और उसके कोलैप्स की भी यूएसएसआर के. मिखाइल गोर्बाचेव ने ओपननेस जिसको हम लोग रशियन में गैलानोस्ट और पेरेस्ट्रोनिका मैं लिख दूंगा पेरेस्ट्रोनिका रिकन्स्ट्रक्टिंग कर दिया चालू. 1989 में बर्लिन की वॉल गिर जाती है. ईस्टर्न यूरोपियन रेवोल्यूशन चालू हो जाता है.
तो चालू किया, काफ़ी आगे हो जाता है। 1991 में एक फेल्ड कू होता है सोवियत के लेबरर्स का और सरकारी अफसरों का, जिससे और ये गवर्नमेंट वीकेंड हो जाती है। फाइनली 26 दिसंबर 1991 को यूएसएसआर ऑफिशियली रिसॉल्व हो जाता है। रशिया और 14 अलग देश इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। काफ़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, हो सकता है कुछ बोलने में 19-20 हो गया हो या फिर कुछ मैंने गलती से गलत बोल दिया हो। लोग वही शब्द पकड़ लेते हैं भाई, कभी कभार इतना बोलोगे तो आपसे भी गलती हो जाएगी, माफ़ करना उसके लिए। एक वीडियो बनाई थी मैंने जो राट में, उसमें इतने 1-2 का कमेंट आया कि गलत बताया, गलती से मुंह से निकल गया माजुली की जगह मारियानी जो भी नाम था। ऐसा थोड़ी कि मैं जानबूझ के गलत बता रहा हूँ। चलिए, ये थी इन्फॉर्मेशन कुछ, बाकी डिटेल में अब बाद में बात करेंगे। मुझे लगता है आज के लिए काफ़ी है एक व्लॉग। दोस्तों, थोड़ी देर के लिए अब अपने होटल जा रहा हूँ। शाम के 4 बज गए। सुबह से काफ़ी चल लिया हूँ। मेरे हॉस्टल के सामने ही एक बड़ा सा होटल है, उसमें मैंने सुना एक बड़ा बढ़िया रेस्टोरेंट है। मैं नाम वाम सब अभी याद नहीं आ रहा, ग्रैंड हयात या हयात रीजेंसी ऐसे ही है। थोड़ी देर में वहाँ पे डिनर करने चलेंगे 8 बजे, फिर व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। रुको भाई, आपसे तो तुरंत ये सामने होटल है, उसको पुलिस ने रोक लिया, चेकिंग हो रही है इसकी। दोस्तों, एक सुपरमार्केट पड़ा, मैं चीज़ ले लिया और ब्रेड, और देखता हूँ कुछ लेने का, वेज है कि नहीं समझ नहीं आ रहा। चलिए दोस्तों, फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई। The shimmering galaxies will find our